Good morning students, my name is Deepakar, your science subject teacher. Today I will teach you chapter 13 गति एवं समय। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे चैप्टर 12 सेकेंड टर्म तक हो चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 13 जो थर्ड टर्म के लिए है। यहाँ से हमारा थर्ड टर्म स्टार्ट होगा। आप सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, अपनी बुक को रीड करना है, वर्क करना है और लर्न करना है। तो चैप्टर 13 में हम गति एवं समय के बारे में स्टडी करेंगे। आपने लास्ट क्लास में भी विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल वृत्ताकार आवृत्ति हो सकती है। कि 3 प्रकार की गतियां याद है आपको? वो गति किस प्रकार की होती है? हमारी गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मार्च पास्ट करते हुए सैनिक की गति, सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी गति, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती साइकिल के पैडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति या लोलक की गति। ये हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति धीमी होती है, कुछ की अधिक तेज होती है। तो 13.1 पर आ जाइए, मंद एवं तीव्र। अभी मंद और तीव्र क्या है? तेज। तो तीव्र को कहते हैं, मंद कहते हैं धीरे को। तो हमें पहले से मालूम है कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन किसी विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वालों की वस्तुओं की सूची बनाइएगा। इन वस्तुओं की गति को वर्गमन तथा तीव्र गति में बांटिएगा। आपने ये कैसे निश्चय किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम सरलता से बना सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में अधिक तेज से भाग रहा है। इसको एक्टिविटी 13 पॉइंट पर आ जाइए। अब चित्र 13.1 को देखिएगा। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 में देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इसमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस के चलते ही अपनी साइकिल पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के बाद आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। अब आप यह कह सकेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि तीव्र गति चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में ये निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिक है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 13.2 पर चाल। आप चाल शब्द से पहले भी परिचित होंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी हुई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या अधिक वस्तु में कौन तीव्रतम गति कर रही है? इसे ज्ञात करने की सुविधाजनक विधि यह है कि हम इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा, अब चाल किसे कहते हैं? हम चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब जब हम कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही या नहीं चलती रही। वास्तव में यह परिकल्पित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अतः हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चाल का जो सूत्र होता है वो होता है चाल इज इक्वल टू तय की गई दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। तो आपने अपने डेली बेस में भी देखा होगा कि बिल्डिंग ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखा होगा।
यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। आपने कक्षा 6 में भी आपने दूरी मापना सीखा था। हम ये कैसे करेंगे, इसमें समय की माप क्या है हमारे पास। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रायोदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। इसी प्रकार एक अमावस्या नव चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही हैं। जैसा कि आप 13.3 में देख रहे हैं कि आपको कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां कैसे समय मापती हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के इस पीरियड में हम अपने इस चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आई थिंक सभी अच्छे से रीड करेंगे बुक को। थैंक यू एवरीवन।